करेरा हलचल की एक मुलाकात में आपका स्वागत है। करेरा को गज़ल के क्षेत्र में एक नाम दिया है यहाँ के युवा ने, और उस युवा की गज़लें आज बड़े बड़े मंचों पर पढ़ी जा रही हैं। हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उसी युवक से जिनकी गज़लें आज देश के कई कोनों में करेरा का नाम रोशन कर रही हैं। तो हमारे साथ आज की एक मुलाकात में सुभाष पाठक जिया, इनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। हलचल में आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत हम करना चाहेंगे कि गज़ल के क्षेत्र में जो अपना कदम बढ़ाया है, तो ये आपको आया कैसे कि गज़ल के क्षेत्र में जाना चाहिए हमें? जी, पहले तो आपको मेरा नमस्कार और करेरा हलचल के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। और गज़ल के क्षेत्र में जाने का जो पहला मेरा स्टेप था या ख़्याल था, वो ये सोच के नहीं था कि मैं गज़ल के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ या इसमें काम करना चाहता हूँ। दरअसल हुआ यूँ कि एक अंदर कुछ होता है कि जिस चीज़ के प्रति आपका लगाव होता है, तो मेरा भी कहीं न कहीं गज़लें सुनने को लेके बड़ा एक लगाव रहता था उन सब को लेके। तो उसी दरमियान जब मैं सबसे पहले निदा फ़ाज़ली साहब को शिवपुरी में सुना, और उसके बाद मेरे अंदर भी ये महसूस हुआ कि मुझे लिखना चाहिए या कोशिश करना चाहिए। उसके बाद कहीं न कहीं धीरे धीरे शुरू किया लिखने का, और एक वो ऐसा ज़ुबान है उर्दू ज़ुबान, उसमें कि एक ऐसी दिलचस्पी पैदा होती है कि फिर कैसे सिलसिला शुरू होता गया और आगे बढ़ता गया, बयान करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी बस यूँ ही कहिए कि एक अंदर से कहीं कुछ था उसका जो निकल के आया। तो गज़लों की शुरुआत कैसे की? इसको लिखने का आइडिया कहाँ से आया है आपको? और चूँकि जो शब्दों का चयन होता है, कविता की बात करें या गीत की बात करें, उनके अल्फाज या शब्द कुछ अलग होते हैं, गज़ल में एक अलग तरीके के अल्फाज आते हैं। तो इन अल्फाजों को आपके मन में आए कैसे ये सारी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो सबसे पहला ये है कि गज़ल जब मैंने लिखना शुरू की, उससे पहले मैंने गज़ल को सुना बहुत था, और गज़ल को मैंने शायरों से कम सुना था, जबकि जो गज़ल सिंगर थे उनसे ज़्यादा सुना था। जैसे कि ग़ुलाम अली साहब को आप ले लें या जगजीत साहब को ले लें, तो वो एक रूटीन मेरा था कि मैं हर दिन अगर उनको 2 या 3 घंटे नहीं सुन रहा हूँ तो मेरा वो दिन कंप्लीट नहीं होता था। तो वो जो एक अल्फाज थे वहाँ से, या गज़ल की एक जो रूह थी कि भाई इसका बहाव क्या है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से अंदर आया। उसके बाद जब गज़ल लिखने की शुरुआत हुई, तो मैं इस सिलसिले में सबसे पहले जिस इंसान को मिला वो थे डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल। डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल शिवपुरी से हैं, और वो एक मैगज़ीन निकालते थे नई गज़ल करके। तो किसी तरीके से वो मैगज़ीन मेरे पास आई, और मैंने जब वहाँ पे ऐसे ही कुछ अधूरा अधूरा लिखा हुआ था, और मैंने सीधे उनको कॉल कर दिया कि सर ऐसे है कि मैं अपनी एक किताब निकलवाना चाहता हूँ। जबकि मुझे उस वक्त तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि गज़ल क्या है और उसका मीटर क्या है, उसका व्याकरण क्या है। तो उन्होंने कहा कि खैर आप जब भी शिवपुरी आइए तो फिर वही मुलाकात करिएगा, फिर बात करते हैं कभी। तो मैं उनसे जब मुलाकात हुई, तो उसके बाद एक उन्होंने जो गज़ल का व्याकरण होता है, गज़ल क्या है, उससे रिलेटेड कुछ अपनी मैगज़ीन्स दी, कुछ किताबें दी, और वहाँ से फिर वो एक अभ्यास है हर चीज़ में, धीरे धीरे एक अभ्यास उसमें रहा। और जितना भी सीखने की बात थी तो किताबों से सीखा। फिर उसके बाद मेरे उस्ताद हैं वो इशरत ग्वालियरी साहब, तो उनकी देख रेख में और वो सीखा, और सिलसिला आगे शुरू हुआ उसका। तो गज़ल आपने लिखी हैं, लिखने के साथ साथ आपको मंच भी साझा करने का अवसर मिले होंगे, तो कुछ ऐसे मंच जहां से आपकी शुरुआत हुई हो इस गज़ल को प्रस्तुत करने के लिए? जी बिल्कुल, जब मैं पहली बार गज़ल के एक अच्छे बड़े मंच पे पहुंचा था, तो वो मुझे याद है कि दिल्ली में एक मुशायरा था, और ये मेरी खुशनसीबी थी कि वहाँ पे आदरणीय गोपाल दास नीरज जी साहब के सामने मैंने गज़ल पढ़ी। डॉक्टर अशोक चक्रधर साहब थे। तो वो एक यादगार मुशायरा इसलिए भी था मेरे लिए कि मेरे एक लोकल क्षेत्र से निकलने के बाद वो पहला ऐसा मुशायरा था। 2017 की ये बात है, जब दिल्ली में एक मुशायरा था, गोपाल दास नीरज जी थे, डॉक्टर अशोक चक्रधर साहब थे। तो वो मेरे लिए एक यादगार मुशायरा रहा, और वहाँ से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जब मैं गज़ल को लेके अपने एरिया से और बाहर लोगों तक पहुँचा, या वहाँ तक अपनी बात पहुँचाई। कविताओं में या दूसरी और जो रचनाएं हैं, उनमें काफ़ी अंतर इसमें देखते हैं, तो क्या मानते हैं उनकी अपेक्षाकृत गज़ल ज़्यादा मुश्किल होता है लिखना, या गीतों को लिखना ज़्यादा मुश्किल होता है? क्या मानते हैं इसमें? जी, मुश्किल का तो ऐसा है, खैर कि गज़ल, ये सच है कि गज़ल और जितनी भी विधाएँ होती हैं उनसे कहीं ना कहीं मुश्किल होती है। गज़ल इसलिए मुश्किल होती है कि उसका जो छंद शास्त्र है, या उसकी जो
कसौटी है वो एकदम खरी है, उसमें आप फेर बदल नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कविता की बात करेंगे तो भाई आप कविता में अपने हिसाब से तुकांत कविताएं भी लिख सकते हैं, या अपने हिसाब से उनमें लाइंस को चेंज कर सकते हैं, एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी, या जो भी कर सकते हैं। गीतों में भी आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छूट आपको मिल जाती है। लेकिन जब आप गज़ल की बात करते हैं तो उसका जो व्याकरण है, आज से 300-400 साल पहले भी जो गज़लें लिखी, मीर गालिब हों या और लोगों ने भी जो कहा है, जब भी उन्होंने उन्हीं बने बनाए छंदों पे लिखी थी। आज भी जितने शायर लिख रहे हैं या लिखते आए हैं, उनके लिए वही मीटर है, वही छंद है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। अच्छा, ये शुरुआत में जब आपने की है तो जी। शिक्षा के साथ साथ शिक्षा भी आपने ग्रहण की होगी, जी। तो वो शिक्षा का कौन सा दौर था जहां आपने गज़लों की शुरुआत कर दी? जी, उस वक्त मैं दरअसल पहले BCA कर रहा था शिवपुरी में। जब मैंने निदा फाजली साहब को पहली बार सुना, मैंने आपको बताया था, लगभग वो 2010 की बात होगी जब वो आए थे। तो वहाँ पे मैंने, उसी वक्त की बात है, लगभग मैं BCA कर रहा था। फिर उसके बाद उसी सिलसिले में शुरू हुआ आगे और पढ़ना, और वो सब साथ साथ चलता रहा, या ये सब। तो कहीं ना कहीं जब गज़ल लिखना आपने चालू कर दिया तो आगे की जो पढ़ाई आपने की, जी। जैसे स्नातकोत्तर की जी। तक आपने अध्ययन हाँ, किया है, जी। उसमें कहीं ये चीज़ बाधा नहीं आई आपको पढ़ाई में? नहीं, बिल्कुल नहीं आई। गज़ल क्या है कि इसलिए वादा नहीं आता है कि गज़ल, मेरा खुद का ऐसा नज़रिया है, मानना है कि गज़ल लिखने को आपके लिए अलग से वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो कहानी जैसा नहीं है कि मुझे हर दिन 2 घंटे लिखना है या आधे घंटे लिखना है, या उसमें नहीं है। गज़ल आप बाइक पे जा रहे हैं तब आपकी गज़ल हो रही है, आप कहीं भी गए, बस में बैठे हैं तो आपकी गज़ल हो रही है। गज़ल क्या है कि पोइट्री भी मान लीजिए कि वो एक माइंड में चलने वाली चीज़ है। कागज़ पे तो आप पूरा, जब फॉर्मेट कंप्लीट हो गया तब आपने आउटपुट कागज़ पे दिया है, लेकिन जो गज़ल हो रही है वो आपके माइंड में हो रही है। आप उसको जहन में जो चलता रहता है, उसके बाद आप करते हैं। तो ऐसा डिस्टर्बेंस तो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि भाई मेरी पढ़ाई या और अदर काम उससे प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा, कोई गज़ल ऐसी जो हमारे दर्शकों को आप सुना पाएँ? जी, और शुरुआत बेशक। की अगर कोई गज़ल आप बताएं वो ज़्यादा अच्छा हुआ। हाँ, शुरुआत का जो मेरी गज़ल सबसे पहले पब्लिश हुई थी, वो नई गज़ल मैगज़ीन में जो डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल साहब निकालते हैं, वो गज़ल के कुछ शेर जो मुझे याद आते हैं मैं सुनाता हूँ कि उजाले ही उजाले हैं, उजाले ही उजाले हैं, ये साए फिर भी काले हैं। उजाले ही उजाले हैं, ये साए फिर भी काले हैं, पता मत पूछिए अपना, हवाओं के हवाले हैं। तो ये वो जो पहले शेर थे जो मुझे लगभग मुझे याद है, जो एक बाकी पहली गज़ल कहना तो मुश्किल काम होता है, क्योंकि पहली और एक व्याकरण तौर पे आने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ये वो गज़ल थी जो जिसको कह सकते हैं, वो ये गज़ल हुई थी पहली और यह पब्लिश हुई थी। हंसती आंखों में टूटे सपने हैं, है मकां पर मकीन टूटा है, अब के तो अश्क भी नहीं आए, अब के दिल बेहतरीन टूटा है। मुश्किल तो कॉमन सी चीज है यारो, मुझसे उसका यकीन टूटा है। अभी तक आपने कितनी गज़लें लिखी हैं और इनको कहीं लिपिबद्ध किया हो, पुस्तक के रूप में आपने पेश किया हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, कितनी गज़ल लिखी हैं और उनका नाम क्या रहा है? जी, गज़लें तो काफ़ी सारी हुई हैं, और गज़लों का क्या है कि जो एक संख्या होती है उसकी ख़ास कोई वैल्यू नहीं होती है। और चीज़ दूसरी है कि मेरी पहली किताब अभी आई है जो 2020 में ही प्रकाशित हुई है, दिल धड़कता है, और ये किताब मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की तरफ से प्रकाशित हुई है। इस किताब के लिए मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने 20,000 रुपये मुझे दिए हुए थे, तो लोगों तक मेरी पहली किताब पहुंच गई है, दिल धड़कता है, और उसमें टोटल मेरी 80 गज़लें हैं, जिसमें मतलब अलग अलग जो भी नाम से गज़लें हैं वो उसमें लोग पढ़ सकते हैं वहाँ किताब में। इसके अलावा जो अभी और कोई एक किताब अगर पाइपलाइन में कोई और हो? जी, पहली तो ये कि मेरी ख़ुद की किताब अभी उर्दू में आई है, तो ये किताब ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाई है, इसलिए मेरी दूसरी जो किताब है तुम ही से जिया है, ये किताब जल्दी ही 2021 में आप हिंदी में इसको देवनागरी में पढ़ पाएंगे। इसके अलावा भी मैंने अभी लॉकडाउन में जो वक्त एकदम से खाली था, घर पर रहने का था, उस वक्त एक संपादन का काम भी किया है, जिसमें मेरी एक किताब आ रही है कि ये नए मिजाज का शहर है। उसमें पूरे इंडिया से लेके 40 युवा गज़लकारों को रखा हुआ है, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष से कम है। उन लोगों को लेके एक किताब कर रहा हूँ, वो भी जल्द आपके सामने होगी।
अच्छा, ये सुभाष पाठक के आगे एक आप उपनाम लिखते हैं जी जिया। जी। तो ये जिया नाम आपने कहाँ से शुरुआत की, उसका मतलब क्या है? इसके बारे में थोड़ा बताएं कि लोगों की उत्सुकता शायद ज़्यादा होगी जी इसको जी, लेकर। नहीं बिल्कुल होती है। और शुरू शुरू में तो बहुत होता था लोगों को कि भाई ये ज़िया क्या है, अभी भी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो दरअसल क्या है कि जब आप शायरी में आते हैं या पोइट्री में भी आते हैं, सिर्फ शायरी की बात नहीं है, तो एक आपका उपनाम होता है जिसको तखल्लुस कहते हैं। जी। तो तखल्लुस हर शायर के लगभग अपना अपना होता है। तो ये जो तखल्लुस मेरा है ज़िया, ये इसका मतलब होता है प्रकाश की किरण या चमक, शाइन जो भी है। तो ये तखल्लुस मुझे मेरे उस्ताद जो हैं मोहतरम इरशाद ग्वालियरी साहब, उन्होंने मुझे दिया हुआ है। उनका दिया हुआ ये नाम है जो लोगों के सामने है। अच्छा, गज़ल पढ़ने के लिए आपको कई मंच भी मिले होंगे, तो कहाँ-कहाँ आप अभी मंच साझा किए हैं, उनके बारे में भी अगर दर्शकों को बताएंगे जी। तो बेहतर होगा। बिल्कुल, गज़ल पढ़ने को तो मैं लगभग इंडिया में हर जगह पे गया हुआ हूँ। शुरुआत मैंने जैसे बताया कि भाई मैं दिल्ली पहला मुशायरा था जिसमें गोपाल दास नीरज जी के सामने मुझे पढ़ने का मौका मिला। ये मेरी खुशनसीबी थी। और उसके बाद नोएडा, मेरठ, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जोधपुर, उदयपुर, लगभग सब जगह मैं गया। अभी बेंगलोर ही मैं गया हुआ था पिछले 20 नवंबर को ही। तो बिहार भी गया हूँ, बिहार में पटना में पहुँचा हुआ हूँ। तो लगभग इंडिया में सब जगह जहाँ जहाँ मुशायरे होते हैं या अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, शायरी के सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उन तक मैं पहुँचा हुआ हूँ हर तरीके से। अच्छा, अभी आपको उड़ान संस्थान द्वारा एक पुरस्कार भी जी। मिला था, तो वो पुरस्कार किस मद्देनज़र आपको दिया गया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, ये जो उड़ान संस्था द्वारा मुझे पुरस्कार मिला था, ये 2017 में मुझे मिला हुआ था। तो ये अदबी उड़ान संस्था जो उदयपुर की है, वो तो युवा गज़लकार सम्मान ये उस वक्त था मुझे। जो युवा गज़लकार थे, गज़ल में बहुत बेहतर काम कर रहे थे, उनके लिए ये था। तो उसके लिए मुझे गज़ल में ख़ास योगदान के लिए, युवाओं के लिए ख़ास योगदान के लिए उस वक्त ये पुरस्कार वहाँ से मिला हुआ था। कुछ खास गज़लें जो काफ़ी चर्चित जी। आपकी रही हैं और काफ़ी मशहूर हुई हैं, जी। वो उनमें से कोई गज़ल और आप सुनाना चाहेंगे दर्शकों जी, मैं बेशक सुनाना चाहूँगा। जैसा कि मेरी किताब है, उसका टाइटल ही दिल धड़कता है। और ये गज़ल मेरी मतलब बहुत मशहूर है, लोगों के दिलों तक पहुँचती है। तो मैं इस गज़ल के कुछ शेर आप तक पहुँचाता हूँ कि गज़ल का मतलब यूँ है कि है कुछ अजीब सा आज़ार, दिल धड़कता है। आज़ार यहाँ पे मीन्स मैं बताते चलूँगा। आज़ार का मतलब होता है रोग, कोई बीमारी। कि है कुछ अजीब सा आज़ार, दिल धड़कता है। हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता है। गज़ल का शेर यूँ है कि हमारा यार तो रहता है झील के उस पार, हमारा यार तो रहता है झील के उस पार, सदा जो आती है इस पार दिल धड़कता है। हमारा यार तो रहता है झील के उस पार, सदा जो आती है इस पार दिल धड़कता है। करे ना ज़िक्र भरी बज़्म में कोई उसका, करे ना ज़िक्र भरी बज़्म में कोई उसका, मेरे हबीबो ख़बरदार दिल धड़कता है। लिखा था जिस पे मेरा नाम चौक से तुमने, लिखा था जिस पे मेरा नाम चौक से तुमने, जो देखता हूँ वो दीवार दिल धड़कता है। लिखा था जिस पे मेरा नाम चौक से तुमने, जो देखता हूँ वो दीवार दिल धड़कता है। और इस गज़ल का ख़ास शेर के कोई निगाह लगातार देखती है मुझे, कोई निगाह लगातार देखती है मुझे, सो यूँ समझिए लगातार दिल धड़कता है। सो यूँ समझिए लगातार दिल धड़कता है कुछ अजीब सा आज़ार, दिल धड़कता है। हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता है। सौदा किया था दिल का मगर जान ले गया। अच्छा, ये भी देखने में आ रहा कि कुछ सालों पहले गज़ल को जितना लोग सुनते थे, जितना पसंद करते थे, अब धीरे धीरे जब म्यूजिक बदला है, गीत संगीत बदला है, ट्रेंड बदला है, गानों की धुनें बदली, सारी चीज़ें बदली हैं। गाने भी अब वो गाने नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे, बरसों चला करते थे। अब तो गाने आते हैं 1-2 महीने बाद खत्म हो जाते हैं। तो इसी तरह से गज़ल का कल्चर भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा कम हो रहा, लोग सुनना कम पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? हाँ, गज़ल का जो कल्चर सुनने में कहीं ना कहीं कम हो रहा है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि आज जो म्यूज़िक है वो एकदम चेंज हो गया। लाउड म्यूज़िक लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, या ऐसा हल्का म्यूज़िक लोगों के सामने पेश किया जा रहा है कि वो ज़ुबान पे चढ़ जाता है।
और जब वो ज़ुबान पे चढ़ जाता है तो आदमी उसके आगे जाने की कोशिश कर नहीं रहा है या उसके पीछे क्या है उसको देख नहीं पा रहा है। तो दरअसल ये बात थोड़ा कल्चर की चेंज की भी है और थोड़ा म्यूज़िक की अगर बात करें तो लोगों तक अभी क्या है कि म्यूज़िक बड़े आसानी से पहुंच रहा है, अच्छा भी और बुरा भी। पहले ये था कि भाई जब आपको अपना गज़ल ही सुननी है ना, आप पैसे खर्च कर रहे हैं या किसी मुश्किल से मिल रहा है तो आप अपनी पसंद की चीज़ लेके आते थे। अभी आपके पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो भाई सर्च ही नहीं कर रहे हैं, जो सामने आ गया उसको सुन लिया। तो इसका कहीं ना कहीं असर हो रहा है। और दूसरी चीज़, युवाओं में कहीं ना कहीं उसके प्रति लगाव नहीं है, लोग किताबें बहुत कम पढ़ रहे हैं। और जब किताबें कम पढ़ रहे हैं तो जो लिटरेचर है वो पढ़ा नहीं है। जब लिटरेचर पढ़ा नहीं है तो आप सुनेंगे कहाँ से। और दूसरी चीज़, गज़ल की बात अगर लिखने की बात करें तो लिखने में कम नहीं हुआ है। गज़ल का जादू आज भी जो नए शायर आ रहे हैं, नए कवि आते हैं, तो उनके ऊपर सर चढ़ के बोल रहा है। काफ़ी लोग हैं जो बेहतर उसमें काम कर रहे हैं या नए लोग आ रहे हैं, तो लिखने में तो उसका क्रेज़ कहीं कम नहीं है। बाकायदा उसको बहुत ज़्यादा लोग लिख रहे हैं। और अभी तो गज़ल में बहुत सारा है, हिंदी वाले लोग अलग से हिंदी का लिख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो अच्छा चल रहा है ये लिखने में। तो उसका गज़ल लिखता कोई और है जी, और गाता कोई और। बिल्कुल। मंच पर अगर बात करें अपन गायकों की, तो गायक गज़ल लिखते नहीं है, वो किसी न किसी की लिखी हुई गज़ल। जी जी। तो ऐसे कौन कौन से अभी तक गायक है जिन्होंने आपकी गज़लों को गाया हो मंचों पे या लोगों तक पहुंचाया हो, अपने स्वर दिए हो इनको? जी बिल्कुल। शायर का काम लिखना है और गायक का काम गज़लों को गाना है, तो दोनों का अपना अपना काम है। लेकिन जब दोनों मिलके एक साथ कोई चीज़ आगे जाती है तो लोगों के वो सिर्फ दिमाग तक ही नहीं जाती बल्कि उसके दिल पे भी असर करती है। तो मेरे लिए सबसे पहले एक गज़ल मेरी जो गाए थे वो अहमद रज़ा, भोपाल के ही गज़ल सिंगर हैं, बड़े अच्छे गज़ल सिंगर हैं। उन्होंने सबसे पहले मेरी गज़ल को आकाशवाणी इंदौर पे गाया हुआ था। उसके बाद फिर केरल लिटरेचर फेस्टिवल में राखी चटर्जी साहिबा हों या उन्होंने ही फिर दिल्ली में अपने कई स्टेज शो में उसको गाया। उसके बाद मेरा एक और दोस्त है गज़ल सिंगर बड़ा प्यारा, अज़हर मेहवान, उसने मेरी गज़ल को ऑल इंडिया नवोदय विद्यालय कंपटीशन में दिल्ली में गाया और वो उसका विनर भी रहा है, तो उसने भी वहाँ गाया हुआ है। उसके बाद एक बहुत बड़े सिंगर हैं मोहम्मद वकील साहब, जो वीर ज़ारा फेम है, वीर ज़ारा मूवी में उन्होंने गाने गाया और सारेगामा विनर रहे हैं। तो मेरी खुश नसीबी है कि मोहम्मद वकील साहब ने मेरी गज़लों को गाया हुआ है। और बाकी और भी तमाम लोग हैं, तमाम गायक हैं जिन्होंने मेरी गज़ल को आवाज़ दी। तो गज़ल को आवाज़ जिन लोगों ने दी है, कहीं ना कहीं इसमें वो हस्तियाँ भी जिन्होंने फिल्मी क्षेत्र में गाने गाए हैं। तो आपको कहीं ऐसे ऑफ़र भी आए हैं कि कुछ मूवीज़ के लिए आपको गज़ल लिखने के या गीत लिखने के लिए कहा गया हो? जी बिल्कुल। ये जो सिंगर्स रहे हैं ये सब लोग बड़े सिंगर्स हैं। इसमें मोहम्मद वकील साहब का नाम मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने फ़िल्मों में भी काफ़ी गाने गाए, उनके एल्बम्स आए हुए हैं और वो सारेगामा विनर भी रहे हैं। तो उनके बाद पहले तो अभी मैंने एक कोरोना के लिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया का गीत लिखा हुआ था, जिसको मोहम्मद वकील साहब ने गाया है। वो काफ़ी चर्चित रहा, फेमस भी रहा। उसके बाद मैं कुछ मूवीज़, शॉर्ट मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं, उनके लिए गज़लें तो खैर नहीं, गाने में लिख रहा हूँ। और भी तमाम ऐसे संस्थान हैं जिनके लिए कुछ काम मैं कर रहा हूँ। तो देखो वो आगे आएगा, सबको सुनने को मिलेगा। बाकी काम मैं कर रहा हूँ उन सब पर। अच्छा, कोरोना काल ने देखा है तो एक तरह से थाम दिया है पूरे संसार को जी। और बहुत लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो कोरोना के लिए, जैसा भी आपने कहा कि कोरोना के लिए भी आपने कुछ गज़ल लिखी है, तो वो जी, कोरोना के लिए जो गज़ल वो नहीं थी, खैर एक गीत था जो इस बेसिस पे था कि भाई हम इससे कैसे आगे निकलें और कैसे बच के निकलेंगे। तो उसकी कुछ लाइंस जो हैं वो मैं सुना देता हूँ। वो यूँ थी कि सांस भरो मुट्ठी कस लो, देखो पास सवेरा है, अगले ही पल छट जाएगा इस पल जो अंधेरा है। तो ये जो सॉन्ग था इसको लोग यूट्यूब पर जाके सुन सकते हैं पूरे को, जो मोहम्मद वकील साहब ने गाया है। हालांकि मैंने लिखा हुआ है। तो जी, ये कहीं जब आप गाने लिखते हैं और आपकी गज़लें आप लिखते हैं और सिंगर इसको गाते हैं, तो इसके बीच का जो होता है कि आप लोगों को कोई कॉन्टेक्ट साइन होते होंगे, क्या होता है इसके बदले में? कुछ आजीविका का साधन ये कैसे बन जाता है फिर? हाँ, आजीविका का साधन ये है कि बिल्कुल बन जाता है। जैसे मान के चलिए, अब जब सिंगर्स और हम किसी अन्य पार्टी के लिए काम कर रहे हैं,
तो वो एक कॉन्टेक्ट बेस और उसके लिए काम करना है ये। अब कोई मेरा दोस्त है उसके साथ काम करना वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी जैसे हम टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करें या किसी वेब सीरीज़ या शॉर्ट मूवी या मूवी के लिए काम करें, तो जो मूवी काम कर रहा है कांटेक्ट उसके साथ होता है, ना कि आपका सिंगर्स के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। जिसके लिए आप काम कर रहे हैं तो वो अपना अपना है सबका, सिंगर्स का जो भी है भाई और राइटर्स का जो भी है सबका अपना अपना अलग अलग रहता है उसमें। तो ये अभी आप जो गज़लें कर जी। रहे हैं या लिख रहे हैं, जी। तो ये आप क्या शौक बतौर कर रहे हैं या इसको आगे अपना आजीविका का साधन भी आगे बना नहीं, रहे हैं? ये शौक तो मेरा खैर होता ही है, शौक से तो आप शुरू ही करते हैं, लेकिन मैं इसको प्रोफेशनल में ही अभी भी कर रहा हूँ और आगे ही मैं प्रोफेशन इसको बना के रखूँगा। और जितना भी होगा तो उसको इसी तौर पे करना है, सिर्फ एक शौक के लिए नहीं है। ये सही है कि एक शौक से शुरू होता है, बट अभी मैं इसमें बहुत सारा काम जो है करना चाह रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो एक प्रोफेशनल लाइफ ही इसको मेंटेन करूँगा मैं। एक छोटा सा गांव है कररा का समूह, जी। और उस गांव से आप निकले हैं, फिर निकलने के बाद शहरों की चकाचौंध में भी आप पहुंचे, जी, जहां जी। आपने मन साझा किया। बिल्कुल। तो कई लोग ऐसे मिलते होंगे जो निस्संदेह रूप से आपकी वहां तारीफ करते होंगे, तो कोई जी। एक ऐसा संस्मरण आपको याद आ रहा हो जब कहीं बड़े जगह पे आपका नाम लिया हो? कररा का नाम तो जी आपने जी, रोशन किया ही है। बेशक ये आप सही कह रहे हैं, एक समूह जैसे छोटे गांव से निकलना, और दूसरी चीज़ इस माहौल से निकलना जहां गज़ल को लेके कोई माहौल नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारे मतलब मौके जहां आए हुए हैं, जहां पे लोगों ने सराहा है और कहा हुआ है, ऐसे बड़े बड़े लोगों से भी दाद मुझे मिली हुई है। तो मैं भोपाल का ही है, भोपाल जो एक मुशायरा उर्दू अकेडमी ने करवाया था, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी में, तो वहाँ पे जो उनकी अकेडमी की सचिव हैं मोहतरमा नुसरत मेहंदी साहिबा, तो गज़ल पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, काफ़ी सराहा और लोगों ने भी, तो वो मेरे लिए एक प्राउडी मोमेंट था और बहुत खुशी उस वक्त मुझे हुई। उसके बाद मेरठ एक मुशायरे में इस दौर के बहुत बड़े शायर हैं शारिक कैफ़ी साहब, जब उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं काम और अच्छी गज़लें कह रहे हैं, तो वो एक मेरे लिए खुशी का लम्हा था और बड़ा अच्छा लगा उनसे दाद पाकर मुझे। तो आज के जो युवा वर्ग है, अधिकतर जी। देखें तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहता है और मोबाइल उनके हाथ में रहते हैं, जी। तो गज़ल को लेके उनको और क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को आप? आज के जो युवा हैं, पहले तो ये वो युवा जो लिख नहीं रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि लिख नहीं रहे हैं या वो लिखना चाहते हैं, तो लिटरेचर के लिए सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ते भी नहीं है तो भाई आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। आप यूट्यूब पे आके कहीं आके गज़लों को सुनेंगे तो आप गज़लों की तरफ आएंगे। और जो लोग इस वक्त लिख रहे हैं, लिखना शुरू किया है, उनको एक ही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ को जब करना शुरू करते हैं तो एक उसको पूरा कंप्लीट करने की प्रोसेस तक जाइए। होता यूँ है कि जब आप गज़ल या कोई भी विधा लिखना शुरू करते हैं, आपने एक या दो गज़लें कह ली और आपको लगने लगा कि भाई आप शायर या कवि हो गए हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि आपको मुश्किल शुरू हो जाती है। तो खूब मेहनत करें और खूब अच्छा पढ़ें और एक जुनून अपने अंदर लेके चलें कि मैंने ये काम किया है तो मुझे करना है, और ये पहले डिसाइड उसको करना चाहिए कि भाई मैं इसको शौकिया कर रहा हूँ, मुझे काम करना है, क्या करना, मतलब जो भी करते हैं उसके प्रति समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप गज़ल सुनने तरफ आते हैं तो वाकई वहाँ तो जो म्यूज़िक है, सुगम संगीत जो है वो एक सुकून देने वाला है और इस लाउडी म्यूज़िक से कहीं ना कहीं आपको निजात दिलाने में सक्षम है। अच्छा, एक दौर वो भी था जब लोग शेर व शायरी को अपनी डायरियों में लिखते जी, थे जी। और डायरियाँ भर देते शेर व शायरी से, और जो खत लिखते थे खतों में भी इनका बिल्कुल। समावेश किया जाता था, बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अब लुप्त हो रही, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पहले जो ख़त लिखते थे आज वो व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, इतना मुश्किल नहीं बचा है। और रही बात समावेश करने की, तो आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री अपने जब वहाँ संसद में कोई बात कहते हैं तो वहाँ पे बहुत शायरों के शेर वो कोट करते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि जब भी वो कुछ कह रहे हैं या उधर से विपक्ष वाला भी कोई कह रहा है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी जो चर्चा है भाई आपने अपने शेर के माध्यम से कहा, सामने वाला भी अपनी बात उसी माध्यम से कह रहा है। तो अब ख़तों का तो ये है कि जब ख़त भी नहीं लिख रहे हैं तो उसमें शायरी कहाँ से लिखेगा आदमी। तो लेकिन वो कम नहीं हुआ है, जो क्रेज़ था ना आपका शायरी के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना, वो कल आप ख़त से कह रहे थे, आज आप मैसेज या व्हाट्सएप के द्वारा उसको भेज रहे हैं, तो वो असर तो है, थोड़ा फॉर्मेट उसका चेंज हुआ है। तो ये थे हमारे साथ आज की मुलाकात में सुभाष पाठक जिया जी, जो कि कररा के छोटा सा गांव समूह वहाँ से निकले हैं और देश के कई ख्यातिनाम मंचों पर इन्होंने अपनी शेर व शायरी पढ़ी हैं, अपनी गज़लों को पढ़ा है और कई गायक इनकी गज़लों को स्वर दे रहे हैं।
अगली मुलाकात में फिर एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, करेरा हलचल।